आप जान के हैरान हो जाओगे कि दुनिया भर के जो बड़े बड़े देश हैं वो बहुत ज्यादा करेंसी प्रिंट कर रहे हैं। पिछले 4 से 5 सालों के दौरान इतनी ज्यादा करेंसी प्रिंटिंग करी गई है और उसका बहुत बड़ा असर जो है मिडिल क्लास के ऊपर पड़ता है। हम भारत के संदर्भ में भी इस वीडियो में बात करेंगे कि जो बहुत हैवी मनी प्रिंटिंग करी जा रही है इसका क्या असर होगा आपके ऊपर, क्या बाजारों के ऊपर असर होगा, क्या बड़े क्रैश के पहले इस तरह की सिचुएशंस बनती है, इसमें फायदा किसको होता है, इससे नुकसान किसको होता है। यानी जो ये हैवी प्रिंटिंग चल रही है दुनिया भर में, इसका रियल में क्या क्या असर, क्या क्या इंपैक्ट, क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलेंगी आपकी जिंदगी से जुड़ी हुई चीजों के ऊपर। नमस्कार, मेरा नाम है अतुल वर्मा, लेकिन अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बात करें अगर हम इस पूरी की पूरी घटना की, तो मनी प्रिंटिंग जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, जिसको M2 मनी कहते हैं। यानी जो करेंसी प्रिंट की जाती है, सिंपल टर्म में जो करेंसी, जो रुपया, जो फिएट करेंसी जो आप यूज करते हैं, यानी जो पेपर करेंसी है उसको फिएट करेंसी बोलते हैं। और ये जो फिएट करेंसी है आप इसको यूज करते हैं। दूसरी करेंसी कौन है? गोल्ड है, सिल्वर है, जो एक प्रकार से मेटल के रूप में है, जिसको आप टच कर सकते हैं, वो वाली करेंसी जिसकी एक रियल वैल्यू होती है। और ये जो फिएट करेंसी है ये जनरली इसलिए करेंसी की वैल्यू मानी जाती है कि चूंकि सरकार आपसे कहती है कि जब आप वापस आओगे एक नोट को लेकर के और वापस करोगे सरकार को, तो वो सरकार उसको आपको वापस करेगी, उतना वैल्यू वापस करेगी। अगर आप ये 100 रुपए की नोट देखेंगे तो 100 रुपए की नोट के ऊपर जाहिर सी बात है यहाँ पे वो चीज लिखी हुई है, तो उसका एक असर आपको देखने को मिलेगा और इसीलिए आप उस 100 रुपए की नोट की वैल्यू करते हैं। लेकिन इन रियल टर्म अगर सरकारें ये ना करें और अगर सरकारें ज्यादा से ज्यादा नोट छापती जाएं और सरकारों के पास वो एसेट क्लास ही ना रह जाए, एसेट क्वालिटी ना रह जाए कि वो उसको वापस कर पाएंगे, तो फिर क्या होगा। और इसीलिए M2 करेंसीज के ऊपर ध्यान रखा जाता है। और इसके नाते बहुत बड़े इंपैक्ट होते हैं। अगर आप पिछले 2019 से लेकर के 2025 के पीरियड को देखिए, 25 अभी जस्ट खत्म हुआ है, डेटा जाहिर सी बात है 25 के मिड तक के ही हैं, लेकिन अगर हम इस डेटा को देखें तो इसमें सबसे बड़ा जो मनी प्रिंटिंग हुई है वहां पर परसेंटेज टर्म में भारत लीड करता है। 2019 में हमारी करेंसी 2.1 ट्रिलियन के आसपास जो है करेंसी था, वो जो है जो आपकी M2 करेंसी है 2025 में 3.5 ट्रिलियन हो चुकी है। यानी कि अगर हमारी नोट छापने की बात करिए इंडिया की, तो हमने तकरीबन 67% नोट छापे हैं एक्स्ट्रा इस पीरियड के दौरान। यानी पिछले 6 सालों के दौरान भारत में आपने तकरीबन 67% अधिक नोट छापे हैं। इसका असर क्या होगा वो अभी देखते हैं। लेकिन यूएसए की बात करिए, 15.3 ट्रिलियन M2 करेंसी था उनके पास 2019 में, और 2025 में उनकी जो करेंसी है वो करीब 22.3 या 23 ट्रिलियन के आसपास आप मान के चलें। परसेंटेज टर्म में 46% का ग्रोथ है। यहाँ पर चाइना जो है वो, चूंकि चाइना इसका बेनिफिट उठाता है, चाइना चूंकि एक्सपोर्ट ज्यादा करता है तो उसके मनी प्रिंटिंग का बेनिफिट उसको ज्यादा होता है, क्योंकि उससे उसकी टोटल करेंसी वैल्यू डिवैल्यूएट होती है। खैर, चाइना ने 29 ट्रिलियन करेंसी थी 2019 में, आज उनके पास 47 ट्रिलियन उन्होंने उसको प्रिंट कर रखा। एक बात समझिएगा, दो ढंग से पैसे आ सकते हैं। एक, आपके एसेट क्लास की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाए। दूसरा, आप खुद ही नोट छाप लें। क्योंकि सरकारों के पास नोट छापने का अधिकार है और अब जाहिर सी बात है ना तो सोना ना तो किसी और चीज से उसको बैक नहीं किया जाता है, तो वो नोट छापते चले जाएंगे, नोट छापते चले जाइए और अल्टीमेटली वो नोट मार्केट में रहेगी और वो नोट ज्यादा लोगों के पास पहुंच पाएगी। तो आपको लगेगा कि आपके हाथ में रुपया जरूर है, यानी करेंसी जरूर है, लेकिन उसकी जो रियल वैल्यू है वो भी कम होती जाएगी। लेकिन ये बात समझिएगा, यूरोप ने करीब 13 ट्रिलियन नोट था, मतलब तो 13 ट्रिलियन M2 करेंसी थी और अब वो 17 के आसपास हो गई है। जापान की जो है 9.6 थी और अब वो 10 के आसपास, 10.5 के आसपास है। तो ग्रोथ की अगर आप बात करिए तो चाइना ने 62% जो है इंक्रीजमेंट किया है, वहीं पर अमेरिका ने 46% नोट एक्स्ट्रा छाप डाले हैं, यूरोप ने करीब 31% और भारत ने चाइना से भी थोड़ा सा ज्यादा 67% हमने अपनी नोट M2 में वृद्धि करी है। अब इसका असर क्या होगा, इसको समझने के लिए आपको पहले यह समझना पड़ेगा कि जब नोट छापी जाती है तो उसका रियल असर क्या होता है।
इकोनॉमी में टर्म है कैटिलिन प्रभाव, अगर आप इसको समझेंगे तो ये ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगी। सीधी सी बात है, आप इस तरह से समझें कि एक टेबल के ऊपर बीचों बीच में यानी उसके सेंटर में शहद गिरा दिया जाए। शहद क्या है? शहद वो नई प्रिंटेड है, नोट है, करेंसी है। अब वो जो शहद है वो धीरे धीरे करके सेंटर से चारों तरफ जाना शुरू करेगी। तो सबसे पहले इसका बड़ा लाभ किसको मिलेगा? सबसे पहले जो इसका बड़ा लाभ मिलेगा वो उन लोगों को मिलेगा जो पॉलिसी बना रहे हैं या उस पॉलिसीज को समझते हैं बहुत बेहतर तरीके से। तो सबसे ज्यादा पावरफुल लोग जो भी आपके देश के होंगे या दुनिया के होंगे, सबसे बड़ा फायदा उनको मिलेगा जब सबसे ज्यादा नोट प्रिंट की जाएगी। यानी कि बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, बड़े बड़े लोग जो पूरे के पूरे मनी को कंट्रोल करते हैं। आपको भी मालूम होगा दुनिया भर के इकोनॉमी को अगर आप समझेंगे तो 80% जो टोटल दुनिया की पैसा होता है वो ज्यादा से ज्यादा 3 से 4% लोग उसको होल्ड करते हैं। बाकी जो टोटल रकम है वो बहुत ज्यादा स्कैटर्ड होती है। तो समझिए कि सेंटर में जो लोग थे, सबसे ज्यादा जो उस केंद्र में थे, शहद के केंद्र में, उसको सबसे ज्यादा वो एक्वायर करेंगे और शहद जो होगी वो आपकी इकोनॉमी के केंद्र में गिरेगी। अब अल्टीमेटली यानी जो पावरफुल लोग हैं, पावरफुल पॉलिटिशियंस हैं, वो सारे लोग जो इसको एक्वायर कर सकते हैं, सबसे पहले वो उसको एक्वायर करते हैं। कैसे? इससे देखिए दो बातें होंगी। इसके बाद वो नोट आगे की तरफ बढ़ेगी। जब तक वो धीरे धीरे करके आम जनता तक जब वो पहुंचती है, तब तक जो शुरुआती लोगों के पास जो नोट बहुत ज्यादा मात्रा में पहुंच चुकी होती है, वो उससे क्या करते हैं? उससे वो संपत्तियां खरीदते हैं। जाहिर सी बात है, एसेट्स खरीदे जाते हैं। इसीलिए जो एसेट्स खरीदते हैं उस पीरियड में जब नोट प्रिंटिंग की शुरुआत होती है तो उनको बेनिफिट होता है। क्यों? क्योंकि जब नोट प्रिंटिंग का मैच्योर पीरियड आता है, जैसे मान लीजिए 4-5 साल बाद, तब क्या होगा? तब होगा कि जो नोट प्रिंटिंग का असर है वो बाकी कॉर्नर पे जाने लगेगा। जब वो कॉर्नर पे जाएगा, यानी जहां आम आदमी या मिडिल क्लास के लोग या गरीब लोग हैं, जब उनके पास तक वो नोट पहुंचना शुरू होती है, तब तक महंगाई काफी बढ़ने लग जाती है। महंगाई काफी बढ़ चुकी होती है, जिसका एक साफ बेनिफिट मिलता है। जो एसेट चीजें होती हैं, यानी चाहे जमीन हो, डिवेंचर्स हो, स्टॉक्स हो या जो कुछ भी है, उन सभी चीजों की कीमतों में भारी वृद्धि हो चुकी होती है। चूंकि वो कीमतें काफी ज्यादा बढ़ चुकी होती हैं, उसके बाद वो कीमतें बढ़ना रुक जाती हैं। कुछ उसी तरीके से कि आप समझिए कि 2020 से लेकर 2024 तक दुनिया भर में जितने भी एसेट क्लास थे, सब में भारी वृद्धि हुई, सबके दामों में तेज वृद्धि देखने को मिली। यद्यपि भारत की बात करिए तो तकरीबन 9% से भी कम पॉपुलेशन है जो इक्विटी मार्केट में है। जमीनों में भी निवेश करके कमाने वालों की संख्या बहुत ज्यादा नहीं है, तो जो लाभ लेने वाले आम लोग हैं वो काफी कम है। लेकिन जो लाभ लेने के सेंटर में लोग रहते हैं, उन्होंने 2020-21 में खूब इसको भुनाया, या उस टाइम उन्होंने संपत्ति एक्वायर करी, जिसकी 2024-25 में काफी ज्यादा वैल्यू ऑलरेडी वो बढ़ चुकी है। अब जब वो संपत्ति यानी वो करेंसी का इंपैक्ट जब आम जनता तक पहुंचता है, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ये होना शुरू होगा कि अल्टीमेटली जो संपत्तियों की वैल्यू बहुत बढ़ चुकी है, अब वो बढ़ना बंद हो जाएगी। यानी जब आम जनता के पास उस करेंसी का फ्लो पहुंचना शुरू होता है, तब जो संपत्तियों का यानी जो एसेट क्लास का जो भाव है बढ़ना, वो रुक जाता है। दूसरा, चूंकि आप कैश होल्ड करते हैं, और जबकि जो बिजनेसमैन होता है वो कैश होल्ड नहीं करता, वो लोन लेता है। आपने कभी नहीं सुना होगा कि रिलायंस जो है बहुत सारा कैश रखता है। आपने हमेशा यही सुना होगा कि भारत में सबसे ज्यादा जिस कंपनी ने लोन लिया वो रिलायंस है, या कोई भी व्यक्ति जो कंपनी चला रहे हैं, ज्यादातर कंपनियां लोन लेती हैं। लोन लेने वाले को इसमें फायदा होगा। क्या फायदा होगा? जाहिर सी बात है, जब ज्यादा नोट प्रिंट किया जाएगा, क्योंकि अभी तक आप मान लीजिए, एक सिंपल एग्जांपल लीजिए कि आपके घर में 1000 रुपए थे, अब ज्यादातर लोगों के पास 1000 रुपया हो गया। तो जब ज्यादा लोगों के पास 1000 रुपया हुआ, ये क्यों हुआ? क्योंकि ज्यादातर नोटें छापी गई। जब नोट छापी जाएगी तो ज्यादा लोगों के पास वो पहुंचेगी। अब जब ज्यादा लोगों के पास वो नोट पहुंची है किसी भी मीन से, अब उसके नाते क्या होगा? ये भी हो सकता है कि आपके पास 1000 है लेकिन और लोगों के पास 10,000 हो जाए। हो सकता है वो एक ही व्यक्ति जिसने नोट छापी उसी के पास सारा है। ये भी हो सकता है कि नोट एक ही जगह चला जाए, या वो बाकी जगहों पर रुपया जो है अपना डिवाइड हो जाए। बट अल्टीमेटली ज्यादा लोगों के पास पैसा, इसका अर्थ ये हुआ कि महंगाई बढ़ेगी। इसका एक अर्थ ये भी हुआ कि जो आपकी क्रय क्षमता थी वो घटेगी। तो जो मिडिल क्लास होता है या जो पुअर क्लास है, उसकी क्रय क्षमता कम होने लगती है जब ज्यादा मनी प्रिंट किया जाएगा। आप पिछले 4 साल का एग्जांपल लीजिए,
एक मध्यम वर्गीय परिवारों में जो क्रय क्षमता है उसमें कमी आई है। कैसे समझ में आ रहा है? एफएमसीजी लगातार, एफएमसीजी के ओनर्स ये बात कह रहे हैं कि जो मिडिल क्लास है भारत में वो संकुचित हो रहा है, श्रिंक हो रहा है, मिडिल क्लास कमजोर हो रहा है। कमजोर क्यों हो रहा है? क्या उसकी नौकरी चली गई? नहीं, नौकरी तो है। सरकारी आंकड़ा देखिए तो नौकरी तो ज्यादा लोगों के हाथ में जा रही है, भले ही वो गिग नौकरी है जो 22-24 हजार 30 हजार की सैलरी है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों? ज्यादा लोग को नौकरी खराब क्वालिटी की मिल रही है, लेकिन ज्यादा लोगों के हाथ में शायद पैसा पहुंच रहा है। नंबर ऑफ एम्प्लॉयर, जितने लोगों को नंबर ऑफ जो एम्प्लॉयमेंट मिली है वो शायद बढ़ी है, लेकिन जो करेंसी है या उसकी जो वैल्यू है उन सभी लोगों के हाथ में पहुंचने के बावजूद भी उसकी वैल्यू कम फील होती है, थोड़ी क्रय क्षमता कम होती है। और इसीलिए एफएमसीजी कंपनियां सबसे पहले झेलना शुरू कर रही हैं कि उनके पास डिमांड नहीं क्रिएट हो पा रही है, यानी मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास का जो क्रय क्षमता है उसमें कमी देखने को मिली है। जो 5 सालों में एक हैवी करेंसी प्रिंटिंग हुई उसका असर अब ये है कि लोगों के जो क्रय क्षमता है उसमें कमी दिख रही है। और ये होगा, जब भी ये चीज देखने को मिलेगी तो यही सेम चीज आपको बार बार रिपीटेटिवली देखने को मिलता है। इसका असर यही होगा कि जो शुरुआत में खरीदेंगे, जो शुरुआत में फायदा उठाएंगे और एक लिमिट तक उनकी वैल्यू काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, और जब आम जनता के पास उस करेंसी का फ्लो पहुंचेगा तो उसकी वैल्यू जो है डिवैल्यूएट होने लग जाएगी या वो कम होने लग जाएगी। साथ में ये भी समझिए कि जो आपकी करेंसी होगी वो हल्की हो जाएगी। जैसे आप पिछले कुछ दिनों के अंदर देख रहे हैं रुपया जो है अपनी कमजोर देख रहा है। रुपया लगातार कमजोर क्यों हो रहा है? उसके पीछे भी यही कारण है। अब चाइना जैसी करेंसी, चूंकि मैंने शुरुआत में बताया कि चाइना ने भी तो 62% डिवैल्यूएट किया, लेकिन इसमें लाभ उसको होता है, उस देश को लाभ होगा जो करेंसी को डिवैल्यूएट करने से लाभ कमाएगा। मतलब जो एक्सपोर्ट करता होगा। जैसे हम एक्सपोर्ट नहीं करते हैं, हम इंपोर्ट करते हैं। भले ही हमने पैसा छाप लिया तो उससे हम ज्यादा चीजें खरीद तो पाए, लेकिन अल्टीमेटली उसके नाते हमारी करेंसी के ऊपर ज्यादा दबाव आएगा। चाइना ने अगर ज्यादा प्रिंटिंग करी तो उसके नाते उसकी करेंसी पर दबाव जरूर आएगा, लेकिन चूंकि करेंसी पे दबाव आया और चूंकि वो एक्सपोर्ट करता है, सामान को बाहर भेजता है, तो उसकी इकोनॉमी ज्यादा फलने फूलने लगेगी, यानी उसको ज्यादा मुनाफा बनेगा। एक ही काम है, नोट दोनों देश छाप रहे हैं, लेकिन जो इंपोर्टर है उसको उसका नुकसान होगा और जो एक्सपोर्टर है उसको उसका फायदा होगा। सीधी सी बात है, नोट प्रिंटिंग करना सरकार के हाथ में है, सरकार नोट प्रिंटिंग कर सकती है, लेकिन उसका लाभ या उसका नुकसान जनता झेलती है, और वो एक लंबे समय बाद समझ में आता है जनता को कि उसको क्या इंपैक्ट उसके ऊपर आएगा। ज्यादा नोट प्रिंटिंग का असर अमेरिका में क्या हुआ है? ज्यादा नोट प्रिंटिंग का असर अमेरिका में ये हुआ कि उससे थोड़ी महंगाई बढ़ी, लेकिन चूंकि अमेरिका एक डेवलप्ड राष्ट्र है और वो इस तरह की स्थिति में है या इस तरह का वो काम कर रहे हैं इस समय कि उनकी जो करेंसी है वो डिवैल्यूएट हो सकती है, डॉलर काफी डिवैल्यूएट हो सकता है, इसकी संभावनाएं बन रही हैं, लेकिन अभी फिलहाल उसको उन्होंने किसी भी तरीके से एलिवेट रखा हुआ है। चाइना ऑलरेडी डिवैल्यूएट करता है तो करेंसी प्रिंटिंग का असर उसके ऊपर नहीं आता। हमारी करेंसी डिवैल्यूएट होती रही है डॉलर के संदर्भ में, लेकिन चूंकि हम एक्सपोर्ट कम करते हैं या नेट इंपोर्टर हैं तो हमें करेंसी के ज्यादा प्रिंट होने पर दिक्कत होती है, और ये चीज आपको देखने को मिल भी रही है। अब इसका असर बाजारों पे क्या होता है? तो बाजारों पे असर यही होगा कि जिस पीरियड में नोट प्रिंटिंग हैवी चलती रहेगी तो मार्केट में उस समय तेजी बनती रहेगी। पिछले 5 सालों में बाजारों में अच्छी रैली रही है, लेकिन जब ये नोट प्रिंटिंग रुकेगी, और एक लिमिट के बाद ये नोट प्रिंटिंग रुकती है, जब भी नोट प्रिंटिंग रुकती है और उसके 6 से 8 महीना साल भर बाद फिर बाजार उसके नाते निगेटिव असर दिखाते हैं। मुझे नहीं मालूम है करंट डेटा क्या है या अभी नोट प्रिंटिंग इस 2024-25 के समय में क्या हुई है, वहां पे हो सकता है कुछ कमी देखने को मिले, क्योंकि डेटा साल दर साल निकालना कठिन है। M2 आप देखिएगा तो जो M2 करेंसीज है, जब उसमें थोड़ा सा कमी आना शुरू हो जाएगी, यानी नोट प्रिंटिंग कम होना शुरू होगी, तो फिर मार्केट जो है लिक्विडिटी की प्रॉब्लम आ जाएगी और उसके नाते थोड़ा नीचे की तरफ जाने लग जाएगी। तो ये चीज लगातार होती है कि अगर 4-5 सालों तक बड़ी करेंसी छापी गई है तो उसके बाद फिर कहीं ना कहीं जाकर मार्केट कैपिचुलेट करते हैं, जो कि कर रहे हैं, हमारे भारतीय बाजार तो कर ही रहे हैं, और उसके बाद फिर उसके भी 6-8 महीने साल भर बाद फिर मार्केट में एक ठीक ठाक सा करेक्शन भी बनता है। तो इसमें क्या डरने की जरूरत है? नहीं, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है।
आपको ये सब चीजें जाननी चाहिए। जानने के बाद आप क्या करेंगे, जानने के बाद उसके अकॉर्डिंगली आप अपना एडजस्टमेंट करेंगे। अपने जो भी आपके पोर्टफोलियोज हैं, अगर आप पोर्टफोलियो रखते हैं, अगर आप जमीन खरीदते हैं, अब अगर आप यहां पे जमीन खरीदने जा रहे हैं तो हो सकता है आप गलती करने वाले हो सकता है 4 साल पहले जो जमीन खरीदा वो समझदार था क्योंकि उस समय उसकी वैल्यू बढ़ी। हो सकता है आने वाले वक्त में अगले कुछ सालों के अंदर आपको थोड़ी कमी देखने को मिले। ज्यादा एसेट्स क्यों खरीदे जा रहे हैं दुनिया भर में, गोल्ड सिल्वर, उसको ज्यादा लोग ओन क्यों करना चाह रहे हैं, ओन ज्यादा लोग नहीं, ज्यादा बैंकर्स, उसके पीछे भी एक बड़ा कारण है, और भी कई सारे कारण हैं, बट ये भी एक बड़ा कारण है। तो एसेट क्लास में वृद्धि देखने को मिल रही है। और अब चूंकि फिएट करेंसी इतनी प्रिंट हो चुकी है तो अब जो फिजिकल जो उसके अगेंस्ट में माना जाता है गोल्ड और सिल्वर, वहां पर आप एक ज्यादा तेजी देख रहे हैं, ज्यादा लोग उसके प्रति मोटिवेटेड दिख रहे हैं। तो ये चीज हमेशा लागू रहेगी। इसीलिए बाजारों को समझते वक्त, पढ़ते वक्त, सीखते वक्त आपको हमेशा जरूरत होती है कि सही चीजें आप सीखें, सही चीजें समझें और उसके आधार पर नीति बनाएं अपने लिए। सरकार ने नीति बनाई, अगर आपको ये बात पता है कि प्रिंटिंग हो रही है तो आप उस समय एसेट खरीद करके पैसा कमा सकते थे। अब जब प्रिंटिंग शायद कम होने वाली है, रुकने वाली है, आपको थोड़ा सा डरने लग जाता है। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि अगर आप बाजारों में हैं तो चार्टिंग समझिए, सीखिए, देखिए, पढ़िए और उसके बाद आप यूज करिए, क्योंकि मार्केट में चीजें बदलती रहेंगी, इन्वायरमेंट बदलता रहेगा, लेकिन उसके अकॉर्डिंगली आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं जब आप सही जानकारी के साथ बाजारों में आएंगे। मेरी कोशिश रहती है कि मैं हर एक वीडियो में आपको काफी कुछ समझा पाऊं, बता पाऊं, एजुकेट कर पाऊं, और इस वीडियो का भी वही पर्पज है कि आपको एक अच्छी एजुकेशन दी जाए M2 करेंसी को लेकर के, इसके असर के नाते या इसके कितने पीरियड बाद बाजारों में क्या गिरावट आती है, उसके लिए भी हम आपको एक सेपरेट वीडियो लेके आएंगे जिसमें डिटेल रखेंगे कि M2 करेंसी 2008 में कहां पहुंची थी, उसके बाद क्या फॉल हुआ, 2002 में थी तो क्या फॉल हुआ, 2020 में कहां पर थी, वहां से फॉल हुआ, कितना टोटल जीडीपी के परसेंटेज में M2 करेंसी का लेवल होना ठीक होता है, क्योंकि जीडीपी के हिसाब से, यानी जीडीपी के परसेंटेज में ही M2 करेंसीज को देखा जाता है। अगर जीडीपी बड़ी हो गई तो M2 करेंसी ज्यादा हो गई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जीडीपी बड़ी नहीं हो रही, M2 करेंसी ज्यादा हो रही है तो दिक्कत है। और ये रेशियो हमेशा बना रहता है। उस रेशियो के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर आपके साथ चर्चा करूंगा। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आपको क्या लगता है कि क्या चीजें होनी चाहिए, आपने किस तरीके से देखा है अभी तक चीजों को, और क्या आपको लग रहा है कि महंगाई बढ़ रही है, क्या आपको लग रहा है कि एसेट्स की कीमत अब नहीं बढ़ रही है, और सैलरीज आपको क्यों नहीं बढ़ रही है, और सैलरीज बढ़ने के बावजूद भी आपको असर उसका क्यों नहीं दिख रहा है, टैक्स बढ़ने का असर क्या आपके ऊपर हो रहा है। इन सब बातों को कमेंट में लिखिएगा, क्योंकि इन सभी पहलू जो मैंने अभी बोले हैं, इनसे रिलेटेड वीडियोस आपको अगले कुछ दिनों के अंदर देखने को मिलेंगे इसी चैनल पे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलता हूं कल नए वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।